हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का एक फ्री हिट लेक्चर। अगर ये कर लिया सब कर लिया, करें शुरू। चलो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले बच्चों हमें जानना है चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, मतलब क्यू से। ठीक, क्या है चार्ज? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में सुना है बच्चों आपने? एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके से। तो इन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर एक अदृश्य प्रॉपर्टी होती है, छिपी हुई प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। समझ आया? एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अंदर एक अदृश्य प्रॉपर्टी होती है, छिपी हुई प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम? चार्ज। क्लियर बच्चों? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, कूलम। चार्ज होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाओगे तो ये रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे एक दूसरे को। नेगेटिव नेगेटिव को पास लाओगे, दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइक चार्ज है। लाइक मतलब सेम। सेम चार्ज को पास लाओगे, रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर फेंकेगा, नेगेटिव नेगेटिव दूर फेंकेगा। वहीं अगर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? ठीक है। सो अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो डील करती है चार्ज की प्रेजेंस से और उसके फ्लो से। मतलब कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है और फ्लो कर रहा है, इसकी पढ़ाई, इसके बारे में आप फिजिक्स की जिस ब्रांच में जानेंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। चलें, फ्लो बन रहा है, चलें आगे क्वांटाइजेशन पे चलें। चलो शुरू करते हैं। बेटा, जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये जो चार्ज है बेटा, हम इसे फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। एक बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है। नहीं नहीं, ये सबसे छोटा चार्ज नहीं है। ये सबसे छोटा वो चार्ज है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाले सबसे छोटे चार्ज को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसे हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, या फिर बेसिक यूनिट। क्लियर? अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन बच्चे, ये जो वर्ड है ना क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होना। तो अगर मैं बोलूं कि आप किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालो, तो ये क्वांटाइजेशन कहता है कि अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे? जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का, मतलब फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल करोगे तो वो आपको देगा टोटल चार्ज। So total charge of a system is an integral multiple of fundamental charge, that is charge on 1 electron. ठीक है, तो टोटल चार्ज क्यों? n इंटीजर और इससे मल्टीप्लाई कर दी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसे बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो n है इंटीजर है, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 नेगेटिव में भी हो सकती है, और इसे हम और क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार क्वेश्चन में वो आपको दे देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, तो वहां पर ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। आगे चले, चलो। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आपकी मर्जी, कैपिटल आई से करो, स्मॉल आई से करो, और करेंगे आई से। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? देखो बच्चों, एक कंडक्टर है हमारे पास। अब कंडक्टर के सरफेस पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कहीं से उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, कहीं से पोटेंशियल मिलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम भागने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भागने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों खुद नेगेटिव होते हैं, तो वो किधर भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ। मान लो ये कंडक्टर है, इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागे।
मतलब अगर मान लो हमने यहाँ एक बैटरी लगाई जिसका पॉजिटिव इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो बाय कन्वेंशन हमने देखा कि जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट इसके अपोजिट चलेगा, तो करंट जो आई है उसकी डायरेक्शन हो गई इधर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता है, मान लो एक कंडक्टर में टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर गया, किसी कंडक्टर में टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर गया, तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, मतलब क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, या तो बोल दो पर यूनिट टाइम या फिर बोल दो रेट। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर, यूनिट बेटा अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो यूनिट भी है, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, और इसे ही हम मिला जुला कर बोलते हैं बच्चों एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। सुना होगा ना घर में वो इलेक्ट्रिशियन आता है कहता है 5 एम्पियर का सॉकेट लिया हो, इतने एम्पियर का लिया हो, तो वो एक्चुअल में क्या बता रहा होता है, करंट बता रहा होता है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन बताती है आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव भागेगा तो करंट उसके अपोजिट चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ डिवाइस फॉर 10 आवर्स। एक डिवाइस से 10 घंटे में 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ डिवाइस। उस डिवाइस से इस समय में, इस दौरान कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाएगा वो बताना है। तो बच्चे देखो आपको दिया क्या क्या है, मुझे आई दे दिया, कितना 0.2 एम्पियर करंट दिया, मतलब आई दिया, और क्या दे दिया मुझे, टाइम दे दिया 10 घंटे, 10 आवर्स। अब आवर्स को किस में सेकंड का अब आवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में, तो 10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में हो गया, एक और 60 से करोगे तो सेकंड में हो गया, तो टाइम हो गया सेकंड में। क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यों पूछ रहा है, क्या कोई रिलेशन होता है, हाँ अभी पढ़ा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू निकालना है तो क्यू हो गया आपका ये टी इधर मल्टीप्लाई I इंटू टी, आई कितना है 0.2 और टी कितना है बच्चों 10 इंटू 60 इंटू 60, पॉइंट हटाएंगे बच्चे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 गया, 6 6 जा 36, 2 जा 72 और 2 0, कितना आया 7200 कूलम, और यही हो गया आपका आंसर है ये। ठीक है, अगला देखें। अब बेटा सेम कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन अभी 2024 में पूछा गया, देखें। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू दे दी 0.5 एम्पियर, मतलब एक इलेक्ट्रिक लैंप है, वो 0.5 एम्पियर का करंट उसमें से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, विच लाइट फॉर 2 घंटे, अगर वो 2 घंटे जलता है तो टाइम कितना दे दिया आपको 2 घंटे, 2 आवर्स, इसे कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई तो मिनट, 60 से मल्टीप्लाई और करो तो सेकंड, ये हो गया टाइम। कैलकुलेट क्यू चार्ज दैट फ्लो थ्रू सर्किट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, क्यू पूछ रहा है, आई पता है, टी पता है, क्यू पूछ रहा है। रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, ये टी इधर चला गया, आई बोलो 0.5 इंटू टी कितना है 2 इंटू 60 इंटू 60, पॉइंट हटाया नीचे 10, 2 5 जा 10, 5 से 5 कट गया, 6 6 जा 36, कितना आया 3600 कूलम, ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। तो अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। एक कंडक्टर में 2 मिनट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, 2 मिनट्स में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, इस बार उसने चार्ज नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करेंगे ये पूछ रहा है। देखो बच्चे, हमें क्वेश्चन ने दे दिया आई 10 एम्पियर, क्वेश्चन ने दे दिया टाइम 2 मिनट्स, कन्वर्ट कर लो सेकंड में, 2 इंटू 60, इतने सेकंड हो गया टाइम,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कोई रिलेशन होता है? देखो रिलेशन तो हमने पढ़ा है, क्या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q को क्या लिख सकते हो आप? N इंटू ई, पढ़ा था हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में क्या पढ़ा था? टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? N इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो Q इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। तो आपको N निकालना है, तो ये T धरा के मल्टीप्लाई I के साथ, I इंटू टी, और ये E डिवाइड, तो ये हो गई N की वैल्यू। तो बच्चे N हो गया आपका I इंटू टी अपॉन ई। I की वैल्यू 10, T की वैल्यू 2 इंटू 60 कितना हो गया? 120 अपॉन E। E का मतलब वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ये तो पढ़ा है अभी हमने टॉपिक में। बच्चे ऊपर कितना हो गया आपका? 1200, और नीचे पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? एक पावर और माइनस हो जाएगी, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 20। ठीक, क्या ये कट रहा है? देखते हैं, चलो 2 8 जा, 2 600 जा, 2 4 जा, 2 से 300 गया, 2 2 जा, ये 150 गया, 2 से ये 75, तो ये हो गया 75, ये माइनस 20 ऊपर जाके प्लस 20, 10 की पावर 20। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे बच्चों? फ्लो करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब बेटे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। एक सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है? 500 कूलम। तो आपको क्या दे दिया? Q 500 कूलम। इफ करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पेयर, तो I दे दिया आपको कितना? 25 मिली एम्पेयर। बेटा 1 मिली एम्पेयर में होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, तो 25 मिली एम्पेयर में कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर। क्लियर? फिर कह रहा है आपसे फाइंड द टाइम इन विच इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। कितने टाइम में ये सोर्स कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा? तो आपसे T पूछ रहा है, वही I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। T इधर गया, I नीचे आया, तो T इज इक्वल टू क्यू अपॉन I। ठीक है, Q कितना है आपका? 500, और I कितना है? 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये कितना आया? 20। तो बच्चे ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ऊपर जाके 10 की पावर 3, इतने सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। क्लियर? तो बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो बच्चों, हर एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है, हर एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। हर एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, एक रीजन है। जैसे एक चार्ज है, इसके अराउंड एक स्पेस है, जिस स्पेस तक ये किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है बेटा? एक ना हमारे पास स्पेशल चार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं Q नॉट, Q नॉट, और इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसका नेचर हम एज्यूम करके चलते हैं कि पॉजिटिव होता है। इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बच्चे आपने किसी टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया, तो वो जिस रास्ते पे चलेगा, वो जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा, वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। Path followed by a test charge in electric field of another charge when it is allowed to do so। मतलब अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को फ्रीली किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे, तो वो जिस पाथ के अलोंग चलेगा वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं रेडियली, रेडियस के अलाउंग, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में ये एंटर करती हैं। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं। पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, भागती हैं चारों तरफ, और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। कैसे?
जैसे ये कोरोना है, कोरोना नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, बाहर निकलती है चारों तरफ, और नेगेटिव चार्ज में देखो अंदर आ रही है, टर्मिनेट होती है नेगेटिव में, आकर खत्म होती है। तो इसमें अंदर आती है, इससे बाहर निकलती है। क्लियर? सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा ये पॉजिटिव से निकलती हैं, पर क्या वापस पॉजिटिव में एंटर कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से निकल तो सकती हैं, एंटर तो नेगेटिव में करती हैं, पॉजिटिव में थोड़ी करती हैं। तो ये डायरेक्शन पॉसिबल है, पॉजिटिव से निकलना, बट पॉजिटिव में एंटर नहीं करेंगी, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इस तरह काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर काटेंगी तो जिस पॉइंट पर काटेंगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक इधर और एक इधर। तो ये दो टेंजेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता रहे हैं इस पॉइंट पर। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। कैसे? मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और आपने इसके किसी पॉइंट पर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से निकल सकती हैं बट वापस पॉजिटिव में एंटर नहीं कर सकती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्लियर? हाँ तो भाई अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। किससे? V से। होता क्या है? चलो डेफिनेशन देखें। It is defined as ratio of work done in bringing a test charge without acceleration from infinity to a point to the magnitude of test charge। क्या कहेगा ये? मैं बताता हूँ। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा किसी चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है। किसके लिए? चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज का होता है, तो हमने क्या लिया? चार्ज लिया Q। ठीक है, अब एक टेस्ट चार्ज जो कि इंफिनिटी पे रखा है उसे उठाकर आपको एक पॉइंट P तक लेकर आना है। इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। अब आपको इंफिनिटी पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को उठाकर इस पॉइंट P तक लेकर आना है। क्या अपने आप आएगा? नहीं, हमें करना पड़ेगा कुछ वर्क। तो हमने किया वर्क अपॉन जिसको लेकर आ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब Q नॉट। तो ये जो रेशियो है W अपॉन Q नॉट का, इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया? एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे रखा है, उसे इंफिनिटी से उठाकर इस पॉइंट P तक लाना है। क्या करना पड़ेगा? वर्क अपॉन जिसको लेकर आ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब Q नॉट। ये जो रेशियो है W अपॉन Q नॉट का, बच्चों इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। यूनिट की बात करें, वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की कूलम, तो यूनिट क्या बनी? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसे ही मिला जुलाकर हम बोलते हैं बच्चों वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो V, तो यूनिट क्या होती है? वोल्ट। याद रखनी है आज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। क्लियर? अब बच्चों होता क्या है, एक टर्म और होता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो मान लो बच्चे एक पॉइंट है A और इस A पॉइंट पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। क्या है? बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। एक पॉइंट है P, यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। क्या जमा है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब यहां पर एक चार्ज है ये Q नॉट। ठीक है, अब आपको इसे A से B तक लेकर जाना है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और A पॉइंट पर था बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को जकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इसने इसे पकड़ के रखा हुआ था। तो मुझे इस नेगेटिव से इस चार्ज को निकालकर B पॉइंट तक ले जाना है। अब B के पास लेकर जाओगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, B पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां रिपल्शन होगा, वो दूर फेंकेगा।
टेस्ट चार्ज को माइनस अपनी तरफ खींचेगा और प्लस अपने से दूर फेंकेगा। तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा, नहीं करना पड़ा इस चार्ज को यहां से यहां लाने में, ए से बी लाने में। तो जितना किया वर्क अपॉन जिसको लेकर आ रहे हो, ये जो रेशियो है जैसा यहां था वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? ठीक है, फॉर्मूला सेम तो यूनिट सेम। क्लियर? क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड में अक्सर, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? बेटा वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा। तो भैया पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। अगर वर्क हो जाए 1 जूल और चार्ज हो जाए 1 कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। मतलब किसी 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लाने में अगर मैं 1 जूल का वर्क कर रहा हूं तो कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, 1 वोल्ट का। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चले। तो बेटा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। कह रहे हैं एक सेल को कितना वर्क करना पड़ेगा अगर एक 20 कूलम का चार्ज मूव करता है, कब? जब आप 3 वोल्ट का पोटेंशियल देते हो। ठीक है, तो मतलब आपको इसने क्या दे दिया, इसने V दे दिया, वोल्टेज पोटेंशियल दे दिया कितना, 3 वोल्ट। और क्या दे दिया मुझे, चार्ज दे दिया कितना, 20 कूलम। पूछ क्या रहा है, वर्क डन। तो आपसे वर्क पूछ रहा है, क्या कोई रिलेशन है इन तीनों में? हाँ, अभी पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पढ़ा? V कितना है बच्चे, 3, वर्क आपको निकालना है और चार्ज कितना है, 20। ये 20 इधर डिवाइड है, इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो वर्क कितना हो गया, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 जूल। सेल को इतना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? चलें आगे। बच्चों एक डिवाइस होती है एमीटर और एक डिवाइस होती है वोल्टमीटर। जिस तरह हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं और लेंथ को मेजर करने के लिए इंच टेप स्केल्स का मेजर करते हैं, उसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, किसी सर्किट में करंट को मेजर करना है, तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट को मेजर करती है। वहीं वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। क्लियर? एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड में अक्सर कि व्हाई एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। एमीटर को बच्चों एक्चुअल में हम किसी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। एमीटर को कहां लगाते हैं, सर्किट में, सीरीज में। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम। कैसे सेम रहता है इसे डिटेल में हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊंगा आगे, उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जब एमीटर को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। वहीं वोल्टमीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सर्किट का, इसे सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो वहां लगाएंगे जहां पर ये सेम रहे। तो वोल्टमीटर को सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर? अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ओम्स लॉ। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट फिर भी इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर के 2 एंड्स हैं, 2 टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये, और हमने एक बैटरी लगा दी। बच्चों ये होता है एक सेल, बड़े वाला एंड पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव, ये बना एक सेल। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। क्या बन जाती है, बैटरी। ये बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बन जाता है, बैटरी। तो मैंने एक बैटरी लगा दी, कैसे पता चला ये बैटरी है, क्योंकि इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, तो 3 सेल मिला के बैटरी, ठीक है। 2 की भी बैटरी बन जाती है, अकेला सेल ही है।
अब एक ये कंडक्टर है और कंडक्टर के टर्मिनल से आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। कितना? V। अब बैटरी के पॉजिटिव से करंट चला I, इस कंडक्टर में I करंट गया, वापस कितना आया? I। समझना बच्चों ध्यान से, ओम ने अपने लॉ में बोला अगर आप किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, अगर आप किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट I के। फिर से बताएं, चलो, अगर किसी कंडक्टर के लिए आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, अगर किसी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रख देते हैं तो उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट I के। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है R, फॉर्मूला बना V बराबर RI, और R क्या है? रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों आप ऐसे समझो कि हर एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकता है। हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं बच्चों। V बराबर RI, तो यहां से R को अकेला छोड़ो, ये I मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन I। फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। यूनिट देखते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, I करंट की यूनिट एम्पियर, तो यूनिट बनी वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? ओम। मिला जुला कर क्या बोलते हैं? ओम। और ओम का साइन बच्चों ये होता है इस तरीके से, ये होता है ओम का साइन। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई? ओम। क्लियर? सो बेटा अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर है जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो बच्चे, ये कंडक्टर है, जैसे कि मार्कर है, तो ये तो हो गई इसकी लेंथ और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल लो। तो ये तो लेंथ हो गई और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है कंडक्टर की। कैसे? रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ। और कैसे डिपेंड करता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहली इक्वेशन। दूसरा फैक्टर क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये हो गई इक्वेशन 2। तीसरे फैक्टर है जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है बच्चों टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब किस तरीके से बढ़ता है, क्या होता है, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल केवल आपके सिलेबस में इतना ही है, हमें केवल इतना जानना है कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर। फोर्थ, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी अभी। सो नेचर ऑफ मटेरियल, क्या आपका जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल के नेचर पर, मतलब रेजिस्टिविटी पर। बच्चे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मिलाऊं तो क्या बनेगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो देखो कंबाइन किया तो क्या बना? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आता है रो, इसे क्या बोलते हैं? रो। ये जो टेढ़ा सा P है इसे हम बोलते हैं रो, और रो का मतलब रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो नई चीज हमें ये देखने को मिली, हाँ, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो समझो बच्चे। R इज इक्वल टू आया रो L अपॉन A। मेरे पास ना एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कर दूं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन 1 1 हो गया।
तो R किसके बराबर आ गया, रो के, मतलब रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, रेजिस्टिविटी के, मतलब रेजिस्टिविटी एक स्पेशल रेजिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कब, जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। क्लियर। यूनिट वगैरह की बात करें, चलो बेटा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मुझे किसकी यूनिट चाहिए, रो की, तो रो को अकेला छोड़ो, ये ए इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये एल इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब रो इज इक्वल टू क्या बना, R इंटू ए अपॉन एल। रो का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया रो का, तो अब यूनिट भी बना लो बेटा। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, क्या होती है, ओम, इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या आई यूनिट, ओम मीटर, क्या आई, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQs, प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स, किसी वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, क्या लेंथ पे नहीं करता, करता है, हमने पढ़ा है टॉपिक अभी, क्या कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। एरिया पे करता है, हाँ करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या शेप पर करता है, नहीं, शेप से कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी मटेरियल पे करता है, हाँ, क्योंकि रेजिस्टिविटी पे करता है, तो मटेरियल के नेचर पे तो करता था डिपेंड, तो मटेरियल पे करता है, कंडक्टर की लेंथ पे करता है और एरिया पर करता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, शेप पर, किस पे नहीं कर रहा, शेप पर, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। बच्चों इस क्वेश्चन को यहां कर लेते हैं, चलो हम, एक देखो मेटल का वायर है, मान लो ये एक मेटल का वायर है, ठीक है बच्चे, इसकी लेंथ दे रखी है मुझे 3 मीटर, तो ये L दे दिया आपको कितना, 3 मीटर, और क्या दे दिया, उसका रेजिस्टेंस 60 ओम है, कितना है, 60 ओम। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज दिस, कितना, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये दिया हुआ है बच्चे आपको, कितना, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, मतलब रो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रो। भैया हमें R पता है, A पता है, L पता है, रो पूछ रहा है, तो पढ़ चुके हैं हम, क्या, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। R की वैल्यू 60, एरिया दिया हुआ है आपको 4 इंटू 10 की पावर -7 और लेंथ कितनी है, 3 से ये कट गया 20 टाइम्स, 24 जा 80, तो कितनी रेजिस्टिविटी आ गई, 80 इंटू 10 की पावर -7। और बच्चों रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर, तो यूनिट हो गई ओम मीटर। समझ आया बच्चों। अगला डिस्कस करें, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, लेंथ L एंड एरिया E। अरे ये तो वही टॉपिक हो गया, What are the factors on which resistance of conductor depends? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो इन सभी फैक्टर पे तो करता था। तो क्या आया था, रिलेशन क्या आया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां R क्या होता था, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा ही यूनिट भी पूछ रहा है रेजिस्टिविटी की, रो की, तो वो तो अभी हमने यहां भी देखी, लिखी है, पढ़ भी चुके हैं, क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है बच्चों, ओम मीटर। क्लियर। आगे बढ़े, चलो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टर है आपके पास और कंडक्टर की लेंथ क्या है, L, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A, और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है R1 वो दे रखा है 4। अब कह रहे हैं एक सेम मटेरियल का दूसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 12 और उसका एरिया पहले से आधा है, मतलब पहले A था तो अब हो गया A/2, बट सेम मटेरियल है। बच्चों जब सेम मटेरियल बोलते हैं तो रेजिस्टिविटी सेम, सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रो जो है वो सेम रहेगा। तो कह रहा है I2 क्या होगा, सेकंड वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। इन शॉर्ट बात करें तो पहले कंडक्टर की लेंथ पता है, एरिया पता है, रेजिस्टेंस पता है,
दूसरे की लेंथ पता है 2L है, एरिया पता है A/2, दूसरे का रेजिस्टेंस पूछ रहा है और बोल दिया सेम मटेरियल के हैं दोनों, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, रो सेम है। तो इन सब में एक रिलेशन पढ़ा हमने, पढ़ा क्या, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। पहले के लिए अप्लाई करना बच्चों, R की जगह R1, रो की जगह रो, रेजिस्टिविटी L की जगह L और A की जगह A। R1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये इक्वेशन 1 क्लियर। इसके लिए बात करते हैं, R की जगह R2, रो की जगह रो ही लिखो, हाँ क्योंकि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी तो रो ही आएगी। L की जगह क्या लिखूं 2L और A की जगह A/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो R2 कितना हो गया 2 2 जा 4 इंटू रो L अपॉन A। अरे बच्चों इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या है 4 है, रो L अपॉन A क्या है 4, तो 4 पुट कर दो वहां, तो R2 कितना हो गया 4 इंटू 4, R2 कितना हो गया 16 ओम। क्लियर, मतलब अगर वायर की लेंथ डबल हो गई है, उसका एरिया हाफ हो गया है, तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया, पहले 4 ओम था अब 16 ओम हो गया। क्लियर, अगला देखें चलो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, a wire of given material having length L and area of cross section A has resistance 4 ohm। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक वायर है, ठीक है जी, ये एक वायर है। अब वायर की जो लेंथ है वो इन्होंने दे दी L और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये दे दिया इन्होंने A और वायर का रेजिस्टेंस आपको R1 दे दिया है 4 ओम। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले है बट उससे उल्टा पूछ लिया इन्होंने, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, कह रहा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ पहले से आधी है, ठीक है जी, तो ये एक हो गया L/2 और जो एरिया है वो हो गया 2A। एरिया क्या हो गया 2A, डबल हो गया, एरिया हो गया 2A। तो नया रेजिस्टेंस आपसे R2 पूछ रहा है ना, सिंपल कंसेप्ट। चलो करते हैं बच्चे, देखो R1 बराबर क्या हो जाएगा रो L अपॉन A, ये तो पढ़ा ठीक। R1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इक्वेशन 1। I2 निकालना है तो बोलो I2 रो क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया सेम मटेरियल है, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है तो रो तो सेम रहेगा, तो रो L की जगह L/2 और A की जगह 2A। तो ये क्या हो गया बच्चों I2 इक्वल टू रो 2 2 जा 4, तो L अपॉन 4A, तो I2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू रो L अपॉन A। ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 4 बाहर लिख लिया, बचा रो L अपॉन A और रो L अपॉन A की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो गया I2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, कितना आया 1, कितना आया 1। समझ आया बच्चों, क्लियर, आगे चले। हाँ तो बच्चों टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग कैसे होती है, तो बच्चे रेजिस्टर्स की दो तरह की ग्रुपिंग होती है, या तो सीरीज में जुड़े होंगे या पैरेलल में जुड़े होंगे। सीरीज का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ना, ठीक है, और पैरेलल का मतलब आप समझते ही हो, ऐसे एक ऐसे तो दूसरा ऐसे, तीसरा उसके नीचे। समझ आया, तो पैरेलल का मतलब, तो ग्रुपिंग का मतलब है दो तरह से रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग होती है, या तो सीरीज ग्रुपिंग होगी या पैरेलल ग्रुपिंग। हम दोनों में देखेंगे क्या होता है, शुरू करें चलो बेटा। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है कि मान लो आपके पास कई सारे रजिस्टर हैं और आपने उन्हें उठाकर सीरीज में लगा दिया, मतलब एक के एंड को दूसरे के एंड से जोड़ा, तीसरे से चौथे से, ऐसे एक के बाद एक जोड़ते चले गए। और मैं आपसे बोलूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो, तो आप पता है क्या करोगे, सबको ऐड कर दो। अगर कई सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और मैं आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं, कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछूं, तो सबको ऐड कर देना। ठीक, इसका प्रूफ देखते हैं, यहां एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। देखो बच्चे, मान लो ये एक रजिस्टर है R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3। ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, तीन रजिस्टर।
कैसे लगे हैं? सीरीज में। कैसे पता? एक का एंड दूसरे से जुड़ा है, इसका इससे जुड़ा है, सीरीज में लगे। मैंने इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बच्चे बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं। बड़े वाला एंड पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। ये एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। होता क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलेगा I। यहां कितना पहुंचा? I। यहां भी कितना पहुंचा? I। यहां भी कितना पहुंचा? I। वापस कितना निकला? I। तो फिर नेगेटिव में कितना आ गया? I। बच्चे, हमारा कोई भी सर्किट डायग्राम जब भी ठीक होगा जब पॉजिटिव से जितना करंट निकल रहा है उतना ही नेगेटिव में एंटर करे, और करना चाहिए। तो देखो, पॉजिटिव से आई चला, घूम फिर के आई करंट ही नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पढ़ा था ना? सीरीज में करंट सेम रहता है। तो देखो, करंट सेम तो है, R1 में भी आई जा रहा है, R2 में भी आई जा रहा है, R3 में भी आई जा रहा है। तो ये तीनों रजिस्टर किस में हो गए? सीरीज में, क्योंकि इसमें करंट सेम जा रहा है। सीरीज में अगर करंट सेम है तो डिफरेंट क्या है? वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना V, ये डिफरेंट होगा हर तीनों रजिस्टर्स में, ये डिफरेंट होगा। तो V में से V1 तो ले लिया R1 ने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। V2 ले लिया R2 ने, और V3 ले लिया बच्चों R3 ने। समझ आया? V में से V1 किसने ले लिया? R1 ने, V2 R2 ने, और V3 R3 ने। ठीक है बच्चों, ओके। जब भी आप ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का डेरिवेशन करें तो एक चीज ध्यान रखें, क्या? हमें फॉर्मूला उसका लगाना है जो डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या होता है सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ना, V1 V2 V3, यही तो डिफरेंट है, करंट तो सेम है I। ठीक है, तो जो डिफरेंट उसका फॉर्मूला लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़ा हमने? V बराबर IR, यही पढ़ा। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे हम तीनों रजिस्टर पर। तो फॉर R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V1। तो V की जगह लिखेंगे V1। करंट कितना जा रहा है R1 में? I, तो लिखेंगे I, और R की जगह R1, तो R1 इक्वेशन 1। समझ आया? ऐसे ही फॉर R2 क्या होगा बच्चे बताओ? ये होगा V2 इज इक्वल टू R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। करंट R2 में भी कितना जा रहा है? I, तो लिखेंगे I, और रेजिस्टेंस R की जगह क्या है? R2, तो लिखेंगे R2। ये हो गई इक्वेशन 2। ऐसे ही बच्चों हम लिखेंगे फॉर R3, V3 कितना हो जाएगा? IR3, ये हो गई इक्वेशन 3। समझ आया बच्चों? अब बच्चों V1 V2 V3 ये V से ही तो मिले, V से ही तो लिए थे, तो ये तीनों मिलकर भी क्या बना लेंगे? V। भाई V से टूटकर बने V1 V2 V3, तो तीनों मिलकर भी क्या बना लेंगे? V। मतलब मैं लिख सकता हूं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू क्या थी? IR, जो पूरे सर्किट के लिए है। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? V। पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है? I, और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं R। ठीक है, तो ये हो गया IR बराबर V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। सो बच्चों IR इज इक्वल टू, I कॉमन बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I बच्चों कैंसिल, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो हो गया ना प्रूफ। मतलब अगर मेरे पास कई सारे रजिस्टर R1 R2 R3 R4 R5 अप टू इनफाइनाइट, और वो सीरीज में लगे हुए हैं, और अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? सबको ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। क्लियर? पैरेलल ग्रुपिंग समझे? चलो हाँ, तो बच्चों अब दूसरे टाइप की जो ग्रुपिंग होती है उसे हम बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल का मतलब अगर एक ऐसे है तो दूसरा उसके नीचे ऐसे, तीसरा उसके नीचे ऐसे। जब कई सारे रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो सभी को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, सबको 1/1 करके ऐड कर दो। देखें, चलो बेटा उन्हीं तीन रजिस्टर्स को मैंने अब पैरेलल में लगा दिया। देखो ये पैरेलल में है, तीनों है। ठीक है, पैरेलल में क्या, और फिर इस सिस्टम को पूरे को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जैसे पहले किया था। ठीक है,
अच्छा, पैरेलल में बेटा क्या सेम रहता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब ये V R1 के अक्रॉस भी V ही रहेगा, R2 के अक्रॉस भी V ही रहेगा, R3 के अक्रॉस भी V ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। डिफरेंट क्या होता है पैरेलल में? करंट। तो देखो पॉजिटिव से चला I, यहां गया I, यहां कितना पहुंचा I। अब इस पॉइंट पर आके देखो करंट डिवाइड हो गया, डिफरेंट हो गया, डिवाइड हो गया। कैसे? मान लो R1 में गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। देखो R1 में I1 गया, यहां से निकला I1, यहां से निकला I2 और यहां से निकला I3। देखो यहां पहुंचा I1, यहां I2, यहां पहुंचा I3। I से टूटकर बने थे I1, I2, I3, तो वापस इस पॉइंट पर I1, I2, I3 मिलकर क्या बना लेंगे? I, क्योंकि I3 टूटे थे, तो वापस कितना करंट निकल रहा है? I। तो देखो जितना पॉजिटिव से चला था उतना ही नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम सही है। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप ग्रुपिंग का डेरिवेशन करेंगे तो हमें फॉर्मूला उसका चाहिए होता है जो डिफरेंट होता है। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, तो डिफरेंट क्या है? करंट। देखो R1 में I1 जा रहा है, R2 में I2, R3 में I3, तो करंट का फॉर्मूला बनाओ। तो वही चीज बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने बोला बच्चों V बराबर IR, बट हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? I का, क्योंकि I डिफरेंट होता है, तो I हो गया V अपॉन R। ठीक है, जिस तरह हमने सीरीज में R1, R2, R3 के लिए V1, V2, V3 निकाला था, यहां पर निकालेंगे I1, I2, I3, क्योंकि I डिफरेंट है यहां पर। ठीक, तो वही चीज बच्चे फॉर R1, R1 के लिए कितना करंट है? I1, करंट I1 बराबर V की जगह V1 लिखूं? नहीं, V ही तो लिखूंगा, क्योंकि V सेम है तीनों में, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V R1 के अक्रॉस भी V रहेगा, R2 के अक्रॉस भी और R3 के अक्रॉस भी। तो I1 बराबर V की जगह V लिखूंगा और R की जगह R1। क्लियर? फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों फॉर R2, I2 इज इक्वल टू, R2 में करंट कितना जा रहा है? I2, पोटेंशियल कितना I2 के अक्रॉस भी? V, और रेजिस्टेंस R2, तो V बाय R2। उसी तरह बेटा फॉर R3, I3 कितना हो जाएगा? V बाय R3। पहले की तरह ही, पहले V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर था, इस बार I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। I की वैल्यू V बाय R, I1 की V बाय R1, I2 की V बाय R2, I3 की V बाय R3। सो बच्चों V बाय R इज इक्वल टू V कॉमन बचा क्या? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया, क्या आया? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? क्लियर क्लियर। तो यही तो बताया, अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं R1, R2, R3 अप टू इनफाइनाइट, और सबका आपको इक्विवेलेंट निकालना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबको 1 अपॉन करके ऐड कर दो इस तरीके से। क्लियर? चलो बेटा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो वायर्स हैं A और B, दोनों की इक्वल लेंथ है, इक्वल रेजिस्टेंस है। कह रहे हैं अगर रेजिस्टिविटी ऑफ A ज्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ B से, तो विच वायर इज थिकर एंड वाई, तो कौन सा वायर थिक होगा, मोटा होगा, और क्यों? क्वेश्चन समझ आया? हमारे पास बच्चे दो वायर हैं A और B, दो वायर हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी L है, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो RA बराबर RB हो गया, या फिर मैं दोनों को R ही बोल देता हूं, दोनों का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? R। कह रहा है रेजिस्टिविटी A की ज्यादा है B से, A की रेजिस्टिविटी को रो A बोल देते हैं, B की रेजिस्टिविटी को रो B। कह रहा है कौन सा वायर थिकर होगा और वाई। देखो बच्चे, इसके लिए लिखना रिलेशन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, मतलब रो A इंटू L अपॉन AA, यही लिखेंगे, रो A
मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ ए, लेंथ इक्वल है तो एल को एल ही लिखा और एरिया ऑफ ए, ठीक। इसके लिए लिखें आर, रेजिस्टेंस तो आर है, रो बी एल अपॉन एरिया ऑफ बी, ठीक है। अब बच्चे देखो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का रेजिस्टेंस को इक्वल रख देते हैं, रो ए एल अपॉन ए इज इक्वल टू रो बी एल अपॉन ए बी, ठीक है। एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो देखो बच्चे इस रो बी को नीचे ला सकता हूं और ए को ऊपर, तो रो ए अपॉन रो बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी। बेटा क्वेश्चन ने क्या दे दिया कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए बड़ा है किससे, रेजिस्टिविटी ऑफ बी से। तो बच्चे अगर ए की रेजिस्टिविटी बी की रेजिस्टिविटी से बड़ी है तो ये रेशियो इसके इक्वल है, मतलब ए का एरिया भी बी के एरिया से इक्वल होगा और बड़ा होगा। अगर बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ ए बी की रेजिस्टिविटी से बड़ी है तो ये जो रेशियो है ये बड़ा होगा। दोबारा बोल दो बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ ए बड़ी है रेजिस्टिविटी ऑफ बी से, तो अगर रेजिस्टिविटी ऑफ ए रेजिस्टिविटी ऑफ बी से बड़ी है तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ए बड़ा होगा एरिया ऑफ बी से, क्योंकि ए का एरिया बड़ा है तो वो थिकर है, समझ आया। तो therefore area of A is greater than area of B, hence wire A is thicker, समझ आया। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ, ये हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाए। तो बेटा देखो इधर लिख देता हूं मैं V1 कितना था 60 वोल्ट, तो I1 कितना था 4 एम्पियर। कह रहे हैं अगर V2 120 वोल्ट हो जाए तो बताओ I2 कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन ने। अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर तो वही है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो बच्चे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, क्या पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है V बराबर IR, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। जैसे जैसे वोल्टेज में चेंज आएगा वैसे वैसे करंट में, तो अगर वोल्टेज डबल हुआ है तो करंट भी क्या हो जाएगा डबल, ठीक है। Therefore I2 is equal to 8 एम्पियर, समझ आया किसकी वजह से, ओम्स लॉ की वजह से। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब क्या है, जैसे जैसे V में चेंज आया वैसे वैसे करंट में, तो V डबल हो गया तो करंट भी डबल हो गया। क्लियर, अगला देखें। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो हमें प्लॉटिंग दी है, y एक्सिस पे करंट है, x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये IV ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें ये रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 को, R3 को। हमें ये बताना है क्या R1 R2 R3 बराबर होगा, क्या R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R3 से, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये चेक करना है। अब इसे चेक करने के लिए बच्चों आप एक कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है, देखो बच्चों स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, चढ़ाई, जैसे कि घर का रैंप होता है, रैंप होता है ना घर के आगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है इसे हम स्लोप बोलते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, अब ये जो एंगल है ये क्या है स्लोप है। तो ज्यादा डिटेल में ना जाके हमें केवल इतना समझना है कि अगर बच्चों मेरे पास VI ग्राफ होता, क्या होता VI ग्राफ, VI का मतलब है y एक्सिस पर तो होता पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस पर होता करंट। अगर मेरे पास VI ग्राफ होता तो इसका जो स्लोप होता है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, क्या देता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है बच्चों tan थीटा, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मतलब V अपॉन I। VI ग्राफ में बताया ना मैंने कि y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और x एक्सिस पे करंट होगा,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ ही तो होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस V ऊपर लिखा परपेंडिकुलर, नीचे एक्स एक्सिस पे क्या है करंट, तो बेस में क्या हो गया करंट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ये tan थीटा ही स्लोप बताता है। ठीक, और हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है क्या V बराबर आई आर, तो R बराबर हो गया V अपॉन आई, तो देखो V अपॉन आई क्या देगा R, इसीलिए मैंने बोला कि जो VI ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है रेजिस्टेंस, क्या देता है रेजिस्टेंस। अब अगर मेरे पास IV ग्राफ हो मतलब इसका उल्टा, करंट y एक्सिस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस x एक्सिस पे, तो देखो इसका स्लोप, तो बच्चा इसका स्लोप भी उल्टा देगा क्योंकि आपने इन्हें उल्टा कर दिया तो स्लोप भी उल्टा हो गया, क्या देगा इसका स्लोप 1 अपॉन r, क्यों, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और वो क्या हो जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर I बेस V, I अपॉन V, और V अपॉन आई आर होता है तो I अपॉन V क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। ठीक है, तो अगर मेरे पास I वर्सेस V का ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या देगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में देखो किसका एंगल ज्यादा है, भाई जिसका थीटा ज्यादा होता है ना बच्चों उसका tan थीटा भी ज्यादा होता है। बच्चों देखो स्लोप किसका ज्यादा है सब में से R3 का, तो R3 सबसे कम हुआ, R3 का रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ, फिर R1 का, फिर R2 का, तो सबसे ज्यादा R2, सबसे कम R, उससे कम R1, सबसे ज्यादा R2, उससे कम R1 और सबसे कम R3, तो R2 सबसे ज्यादा, फिर R1, फिर R3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सिस्टम है जो करंट को फ्लो होने के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्टिन्यूअस पाथ। एक सिस्टम जो करंट को फ्लो करने के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इसमें क्या क्या होता है, बैटरी होती है, प्लग की होती है, बल्ब है, रजिस्टर है, एमीटर है, आप वोल्ट मीटर भी लगा लो, मतलब इन सबको मिलाकर एक जो सर्किट बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि मैंने एक यहां बनाया है, देखो ये एक बैटरी तो बनानी आती है, ये बड़े वाला एंड पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, ये प्लग की है, ये एमीटर है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है इसलिए सीरीज में लगाया है मैंने, ये बल्ब है और ये रजिस्टर है, तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। बैटरी के पॉजिटिव से करंट चला 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 पूरे में फ्लो करके नेगेटिव में उतना ही करंट आई वापस आ गया। ठीक है, चलो बेटा टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दोनों नाम से बोर्ड ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करें। देखो बच्चे क्या कहता है टॉपिक कहता है मान लो ये एक वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चे जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है ना तो वो वायर हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है, क्या होने लगती है, हीट होने लगती है। अब वायर में आपने टी टाइम तक करंट फ्लो कराया और आर हो गया वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वायर में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। तो बच्चे वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ आया? दूसरा वही हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के, वायर के रेजिस्टेंस के, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा वही हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, कितने टाइम तक आपने करंट को फ्लो कराया है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीनों हीट ही हैं तो तीनों को मिला दो, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है के को हम 1 ले लेते हैं, तो H इज इक्वल टू क्या बना, I स्क्वायर R T। इसे मैंने इक्वेशन बना दी स्टार, क्या बोल दिया, स्टार। अब बच्चे देखो इसी फॉर्मूले से मैं 2 फॉर्मूले और डिराइव कर लूंगा हीट के, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर आई आर, मैंने 2 बार लिखा V बराबर आई आर, क्यों, क्योंकि 2 बनाने हैं। यहां से I की वैल्यू निकाली V अपॉन R और यहां से R की वैल्यू निकाली V अपॉन I की वैल्यू यहां से उठाकर यहां डाली V अपॉन R, तो H इज इक्वल टू क्या बना, I स्क्वायर मतलब V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T, इंटू R इंटू T, एक R से एक R कट गया, फॉर्मूला बना V स्क्वायर बाय R इंटू T। दूसरा V बराबर आई आर, यहां से R की वैल्यू निकाल ली V अपॉन I और उठाकर R की जगह डाल दिया V अपॉन I, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R की जगह V अपॉन I इंटू T, एक I से एक I कट गया, हीट का फॉर्मूला बना VIT। तो हीट के 3 फॉर्मूले I स्क्वायर IT, V स्क्वायर बाय R इंटू T और VIT, जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला। आगे बढ़े,
तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब क्या पढ़ा है हमने, रेट ऑफ वर्क डन, कितना जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा है वो पावर होती है। तो रेट ऑफ वर्क डन या इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो बोल देते हैं रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, दोनों ही पावर है, रेट ऑफ वर्क डन या फिर रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, किस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यही क्या होती है, पावर। ठीक है, क्यों, वर्क और हीट कन्वर्टेबल ही तो है आपस में, कैसे वर्क कर रहे हैं क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब हीट अपॉन टाइम। अब यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट जूल और हीट की यूनिट जूल और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट। तो पावर की यूनिट वॉट। अब जैसे हीट के 3 फॉर्मूले पढ़े ना हमने, I2RT, V²/R×T और VIT, उसी तरह पावर के भी 3 फॉर्मूले हम बना सकते हैं यहां से। कैसे, यहां हीट की जगह वो तीनों फॉर्मूले डालो, 3 फॉर्मूले पावर के बन जाएंगे। कैसे, P बराबर H/T, H की वैल्यू, पहला फॉर्मूला डालो H का, I²RT, अभी पढ़ा, अपॉन T, T से T कटा, बना I²R। ऐसे ही दूसरा डालो H/T, V²/R×T अपॉन T, T से T कटा, V²/R। तीसरा फॉर्मूला क्या था हीट का, VIT, तो VIT अपॉन T, T से T कटा, VI। मतलब 3 फॉर्मूले हीट के थे, 3 फॉर्मूले मिले पावर के। याद कैसे करेंगे, किसी एक का याद कर लो, या तो हीट के याद कर लो, उसमें से टाइम हटा दो तो पावर के बन गए, या फिर पावर के याद कर लो, या फिर पावर के याद कर लो और टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो हीट के बन गए। क्लियर। तो बच्चों अब हम करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पूछता है। तो बच्चों अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई रिपीट करती है। ठीक है, करें, चलो। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन है कि फॉर सर्किट गिवन बिलो, ये एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर है, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम और एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। तो कह रहे हैं सर्किट दिया है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। तो पहला पार्ट ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ये तीनों रजिस्टर किस में लगे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5। सो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा 10, 10 1 जा 10 प्लस 10 1 जा 10 1 प्लस 5 2 जा 10 2। तो ये क्या हो गया, 2 3 4, 4/10 कितना आया बेटा, 2/5। ये किसकी वैल्यू आई, 1/R इक्विवेलेंट की, पर हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए। तो 1/R इक्विवेलेंट 2/5 था, तो इसका उल्टा करो, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5/2, तो 5/2 ओम, 2.5 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आ गया। सेकंड पार्ट में बच्चों वो आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये जो तीनों रजिस्टर है इनमें कितना कितना करंट जाएगा। तो बच्चे सबसे पहले तो देखो, ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलता है I, यहां कितना गया I, यहां पहुंचा I। अब यहां आकर करंट डिवाइड हो गया, पहले में गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3, यहां से चलकर पहुंचा I1 यहां से चलकर पहुंचा I2 यहां, और यहां से चलकर पहुंचा I3 यहां। I से टूटकर बने थे I1 I2 I3, तो वापस तीनों मिलकर क्या बना लेंगे I। तो देखो जितना करंट पॉजिटिव से चला उतना ही नेगेटिव में एंटर करा, इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम ठीक है। हमें निकालना क्या है, करंट हर एक रजिस्टर में। तो इसमें कितना करंट जा रहा है 10 ओम में I1, और 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट। तो बच्चे I बराबर होता है V/R, किसने बोला, ओम ने। तो I1 कितना हो जाएगा, V की जगह क्या लिख लूं 6, और R1 कितना है 10, 6/10, 3/5 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो 6 ही रहेगा, सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस भी 10 है, तो कितना आया 3/5 एम्पियर। I3 बेटा
रेजिस्टेंस कितना है, वो वोल्टेज कितना है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 5, 6/5 एम्पियर। सेकंड पार्ट खत्म, तीनों रेजिस्टर्स में आपने करंट निकाल लिया I1 I2 I3। थर्ड पार्ट टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम सर्किट। टोटल करंट तो I था, किसके बराबर था I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो गया 3/5 प्लस 3/5 प्लस 6/5। एलसीएम लिया 5, 5 1 5 तो 3, 5 1 5 तो 3, 5 1 5 तो 6, 3 3 6 6 12, 12/5 एम्पियर। समझ आया। अब इसका एक तरीका और है, देखो लास्ट वाले पार्ट का। देखो पूरे सर्किट का करंट चाहिए ना, तो पूरे सर्किट के लिए लगा दो V बराबर IR, तो I बराबर V/R। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना 6, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो 5/2, 2 ऊपर गया कितना आया 12/5 एम्पियर। समझ आया बच्चों? ठीक है, अगला करें। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, हाउ वी कनेक्ट टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट सो दैट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इज मिनिमम। कह रहा है कि हम किस तरह दो रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 है उन्हें किस तरह कनेक्ट करें कि जो पावर है वो मिनिमम हो जाए, और V वोल्ट दिया हुआ है। देखो बच्चे, अगर आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सीरीज में हम सीधा सीधा ऐड करते हैं, और जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है मिनिमम, क्योंकि 1 करके करते हैं। तो पैरेलल में मिनिमम मिलेगा, सीरीज में मैक्सिमम मिलेगा। कह रहा है पावर कंज्यूम्ड मिनिमम कौन से केस में होगी। देखो बच्चे, अगर V वोल्ट, अगर पोटेंशियल सेम है तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। अगर पोटेंशियल सेम है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होता है, सीरीज में। तो सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि RS, S फॉर सीरीज, RS is greater than RP, therefore PS मतलब सीरीज की पावर मिनिमम होगी किससे, पावर ऑफ पैरेलल से। समझ आया? तो किसमें मिनिमम होगी, सीरीज में। तो हम दोनों रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने से पावर मिनिमम हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, अगला देखें। अगला देखो, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ 15 ओम। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, दोनों 15 ओम के हैं। पहले सीरीज में लगाए तो इक्विवेलेंट निकाल लो। RS, S फॉर सीरीज, क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 ओम। फिर पैरेलल में लगाए तो पैरेलल का निकाल लो, 1/RP बराबर 1/15 प्लस 1/15। एलसीएम 15 ऊपर हो गया 2, तो 1/RP 2/15। तो RP कितना हो गया, उल्टा कर दो 15/2। तो आपने सीरीज का भी रेजिस्टेंस निकाल लिया, पैरेलल का भी रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब कह रहा है क्या, आपने 6 वोल्ट की बैटरी से एक बार रजिस्टर को सीरीज में लगाया और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, एक बार दोनों को पैरेलल में लगाया 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। तो रेशियो निकालना है पावर कंज्यूम्ड इन ईच केस। देखो ईच केस की पावर मतलब PS, पावर ऑफ सीरीज, पावर ऑफ पैरेलल, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो अभी तो पढ़ा है, V²/R होता है। तो सीरीज का निकालो V²/RS और पैरेलल का V²/RP। हमने V को सेम क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों को हमने 6 वोल्ट की ही बैटरी से कनेक्ट किया है, तो V को हमने सेम रखा तो ये कट गया, ये RP ऊपर चला गया, तो आया RP/RS। ये आया रेशियो। RP कितना है 15/2 अपॉन RS कितना है 30। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 30, तो ये हो गया 10 2 जा 30, 1/4। तो रेशियो क्या आया 1:4। समझ आया? अगला देखें बच्चे, अगला क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस R। कह रहे एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो
तो एक सिलेंडर शेप का कंडक्टर बना लिया, कह रहे हैं उसकी लेंथ है L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है A, तो उसका रेजिस्टेंस है R। ये चीज उसने बोल दी, ये चीज मैंने लिख ली। कह रहा है एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 2L है, पहले से डबल है, तो मैंने एक दूसरा कंडक्टर बना लिया, ठीक है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है 2L है। उसका एरिया नहीं पता, वो निकालना है, तो उसे मैं A2 बोल देता हूँ, A2 निकालना है। कह रहा है वो सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम, अगर इसकी रो थी तो रेजिस्टिविटी इसकी भी रो होगी। सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम, तो अगर इसकी भी रो है तो इसकी भी रो। कह रहा है सेम रेजिस्टेंस, तो इसका भी रेजिस्टेंस आ रही हुआ, तो A2 निकालो, ये कह रहा है। तो चलो निकालते हैं। देखो बेटा, R रो L A क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R की वैल्यू आ गई, इसके लिए भी R ही है, रो ही है, L की जगह 2L, A2 निकालना है। ठीक, दोनों R है तो दोनों को इक्वल कर दो, रो L अपॉन A इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A2। बच्चे रो से रो, L से L, A2 इधर A उधर, तो A2 कितना हो गया 2A, मतलब एरिया को भी डबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक घर है जिसमें 3 बल्ब है, हर एक बल्ब 100 वॉट का है और वो 5 घंटे डेली चलता है। 2 पंखे हैं, हर एक पंखा 50 वॉट का है और वो 10 घंटे डेली चलता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 100 किलोवाट पावर का है। अब 100 किलोवाट तो ज्यादा हो गया, बट फिर भी चलो, आधा घंटा चलता है, हाफ आवर चलता है डेली। फाइंड टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, आपको टोटल एनर्जी बतानी है कितनी कंज्यूम होगी, टोटल कॉस्ट बतानी है इन मंथ ऑफ 31 डेज, एक ऐसे महीने में जिसमें 31 दिन होते हैं, कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी और कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, और किस रेट से 3.60 पर किलोवाट आवर। ठीक है, अगर पर किलोवाट आवर की कॉस्ट इतनी है तो टोटल एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। देखो बच्चे, सबसे पहले किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। कैसे, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, ये टाइम इधर आकर मल्टीप्लाई, तो एनर्जी हो गया पावर इनटू टाइम। अगर बच्चे मैं पावर को किलोवाट में ले लूं और टाइम को आर में, तो किलोवाट आर किसकी यूनिट बन गई, एनर्जी की। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। घर में 3 बल्ब है तो बल्ब की एनर्जी निकालते हैं। बच्चे, एक बल्ब की एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर एक बल्ब की 100 वॉट, किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। 100 अपॉन 1000 कितना हो गया 0.1, तो पावर हो गई 0.1 किलोवाट, और कितने घंटे 5 घंटे, तो टाइम 5 और 0.1 इंटू 5 0.5 किलोवाट आवर। ये एक बल्ब इतनी एनर्जी खाता है एक दिन में, और एक कितने बल्ब लगे 3, तो 3 बल्ब एक दिन में कितना खाएंगे 3 इंटू 0.5 1.5 किलोवाट आवर। एक दिन में 3 बल्ब इतनी एनर्जी खाएंगे, तो 31 दिन में कितना खाएंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने किलोवाट आवर। क्लियर। ऐसे बच्चे पंखा, फैन, एक पंखा कितनी एनर्जी खाएगा, पावर कितनी है 0.05, क्योंकि 50 वॉट है पर किलोवाट में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.05 इंटू कितने घंटे चलता है एक पंखा 10 घंटे, तो 10, तो 0.5 किलोवाट आवर। ये एक पंखे की एनर्जी है, पर 2 पंखे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 किलोवाट आवर। 31 दिन में कितना खाएंगे 31 से मल्टीप्लाई 31 किलोवाट आवर। समझ आया। अब बचा हीटर, हीटर एक ही है, एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर कितनी है 100 किलोवाट, ये पहले से ही किलोवाट में, और टाइम हाफ आवर मतलब 1/2 काटा 50 किलोवाट आवर। एक दिन में हीटर इतनी एनर्जी खाता है तो 31 दिन में कितना खाएगा, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 1550 किलोवाट आवर। बल्ब की 31 दिन की पता चल गई एनर्जी कितना खाता है, फैन की पता चल गई, हीटर की पता चल गई। अब 31 दिन में टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो पूछ रहा है, तो तीनों को प्लस कर दिया, इतनी कंज्यूम हो रही है। कॉस्ट पूछ रहा है इस रेट से, तो टोटल एनर्जी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। तो आई होप ये फ्री हिट लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। Subscribe to my channel.